हेलो गाइस, माय नेम इज़ हसन अली एंड वेलकम टू द 2px। सो आज की हमारी क्लास है ब्रश के बारे में। आज हम ब्रश के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा डीपली जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और ब्रश किस तरह से काम करते हैं हम वो देखेंगे। तो बिना किसी इंतज़ार के स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हम जाएंगे अपने टूल की तरफ, ब्रश टूल की तरफ। तो ये जैसा कि आपको दिख रहा है ब्रश टूल, ठीक है। मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद जैसा कि आपने देखा टॉप पे के सारे ब्रश की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, जैसे दूसरे टूल्स की आती हैं वैसे इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी हम बेसिक ब्रश के बारे में बात करते हैं कि ब्रश काम कैसे करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा टूल है, बस आपने ड्रैग करना है, आपने कुछ पेंट करना है। ब्रश का असल काम सिर्फ पेंट करना है, राइट। कुछ भी आपने कैलीग्राफी करनी है, कुछ लिखना है, खत्ताती लिखनी है, आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये बिल्कुल सिंपल सा टूल है, राइट। अगर मैं सिर्फ क्लिक करता हूँ तो ये ब्रश का एक डॉट बन जाता है, और अगर मैं अपनी दूसरी पोजीशन, माउस की पोजीशन को मूव करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करता हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन खिंच जाएगी, राइट। लेकिन अगर मैं ड्रैग करके स्ट्रेट लाइन बनाना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट प्रेस करके माउस को मूव करूँगा तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगी। मेरा माउस भले से उस स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा ऊपर क्यों ना निकल जाए, लेकिन ये लाइन स्ट्रेट ही जाएगी, राइट। इसी तरह से अगर मैं क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके जितनी जगह पे क्लिक करूँगा तो ये लाइन क्रिएट करता जाएगा, जो लाइन उससे बिल्कुल लिंक होगी। और अगर आप इस लाइन को लिंक नहीं करना चाहते, आप स्मूथ लाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ऐसे रफ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये हो रही है स्मूथ। जैसे ही मैं इस पर शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। हालांकि मेरा माउस अभी भी मूव हो रहा है, लेकिन ये लाइन स्मूथ हो गई। मैंने शिफ्ट छोड़ा तो ये वापस कर्व लाइंस आने लग गई। जैसे ही मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो ये लाइन वापस स्ट्रेट हो गई, ठीक। तो अगर हमने स्ट्रेट लाइन क्रिएट करनी है तो हमने शिफ्ट प्रेस करके रखना होगा, राइट। ब्रश की प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे क्लिक करके भी हासिल कर सकते हैं, और राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ब्रश की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इसमें काफ़ी सारे ब्रशेज़ हमारे पास ऑलरेडी होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आते हैं। जिसमें काफ़ी सारे जनरल ब्रशेज़ हैं, ड्राई मीडिया ब्रशेज़ हैं और वेट ब्रशेज़ हैं। जनरल मीडिया ब्रशेज़ में जाते हैं। जनरल ब्रशेज़ किस तरह के, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सॉफ्ट एजेस वाला ब्रश है और एक हार्ड एजेस वाला ब्रश है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ये चेक नहीं होता ब्रश टिप, तो सिर्फ क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ स्ट्रोक आ रहा होता है या स्ट्रोक नहीं आ रहा होता, बाज़ दफ़ा ब्रश टिप आ रही होती है। तो समझ लें कि अगर आपने सिर्फ नाम रखना है तो नाम के थ्रू भी आप पहचान सकते हैं। तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यूजुअली ब्रश टिप और ब्रश स्ट्रोक दोनों यूज़ करता हूँ ताकि मुझे एक उस ब्रश की फील पता चले कि किस तरह के हैं। इसमें काफ़ी सारे ब्रशेज़ जो हैं वो स्पेशली टैबलेट्स के लिए बनाए गए हैं, जो ग्राफिकल टैबलेट्स होते हैं, वैकॉम हो गया, सेंटिक हो गया, राइट, उनके लिए भी हैं। अभी हम बात करते हैं जनरल ब्रशेज़ की, और इन फ्यूचर हम अपना ब्रश भी क्रिएट करेंगे, राइट। अभी हम सिर्फ बेसिक ब्रशेज़ की बात करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट ब्रशेज़ के प्रीसेट्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। स्पेशल इफ़ेक्ट ब्रशेज़ हैं, हम इनको सेलेक्ट करते हैं और पेंट करते हैं तो ये देखें थोड़ा ग्रेन इफेक्ट, थोड़ा स्प्लैटर वाला इफेक्ट आ रहा है, राइट। अब ये काम कलर किस तरह से होता है कि जो हमारा फोरग्राउंड कलर है वो ब्रश पे अप्लाई हो रहा होता है, राइट। मैं अगर इसका कलर चेंज कर देता हूँ, फोरग्राउंड कलर का उसको पिंक करता हूँ, तो अब हमारा ब्रश पिंक जो है वो पेंट करेगा, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे ब्रशेज़ इसमें हैं। अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे आपको काफ़ी मज़ा आएगा उन ब्रशेज़ को यूज़ करने में। देखिए थोड़ा सा जो है ना स्पेसिंग है, जो इसके जो डॉट्स आ रहे हैं, जो इसका स्प्लैटर आ रहा है, जो इसका ग्रेन्स आ रहा है, उसमें थोड़ी सी स्पेसिंग है। इस तरह के काफ़ी सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे ब्रशेज़ मिल जाएंगे जो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और काफ़ी सारे ब्रशेज़ आप इंटरनेट पे ऑनलाइन फ्री भी मिल जाएंगे आपको, राइट। हम आते हैं अपने बेसिक ब्रश की तरफ। हम जनरल ब्रश ले लेते हैं, हार्ड राउंड वाला। अब बात आ जाती है ब्रश को छोटा बड़ा करने की, तो बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपने ब्रश का साइज़ छोटा या बड़ा करना है तो आपके कीबोर्ड पे स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ है जिसे लार ब्रैकेट भी कहते हैं। तो अगर आप राइट वाला ब्रैकेट प्रेस करेंगे
तो आपका साइज़ ब्रश का बढ़ता जाएगा, देखिए। और लेफ़्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट आप प्रेस करेंगे तो आपके ब्रश का साइज़ छोटा हो जाएगा, राइट। ये मैंने थोड़ा ब्रश साइज़ किया, ठीक है। और अगर आप इसको शॉर्टकट चाहते हैं, अगर आप जो है क्या कहते हैं विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑल्ट प्रेस कर सकते हैं, और अगर आप मैक यूज़र हैं तो आपने कंट्रोल और ऑप्शन प्रेस करके इस ब्रश को जो है वर्टिकली, अगर आप इसको जैसे अप से डाउन अगर मूव करेंगे तो क्या होगा कि अगर मैं नीचे डाउन कर रहा हूँ तो ब्रश हार्ड हो रहा है, और अगर आप देख रहे होंगे इसको कि ब्रश थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, राइट। ब्रश को ऊपर की साइड प्रेस करूँगा, ऊपर की साइड मूव करूँगा तो ये स्मूथ होगा, अगर मैं इसको नीचे की साइड मूव करूँगा तो ये हार्ड होगा। ठीक उसी तरह कंट्रोल और ऑप्शन प्रेस करके अगर मैं इसको राइट साइड पर लेके जाता हूँ तो ब्रश बड़ा होगा, और अगर मैं लेफ़्ट साइड पे लेके जा रहा हूँ तो ब्रश का साइज़ छोटा होगा। और अगर आप विंडो यूज़र हैं तो आप ऑल्ट प्रेस करके इसको राइट और लेफ़्ट ले जा सकते हैं साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए, और अगर आपने इसको हार्ड और स्मूथ करना है तो अप एंड डाउन लेके जाएंगे, राइट। ये हो गया हमारे बेसिक से ब्रश। अब आप देख रहे होंगे कि ब्रश के बराबर में भी मोड आ रहा है। एक तो हमारे लेयर का मोड था जिसमें हमने स्क्रीन और मल्टीप्लाई और लीनियर डॉज भी यूज़ किया था, ठीक वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। वो किस तरह से वर्क करती हैं मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक ब्रश से ये पेंट कर लिया, जिगजैग बना लिया, राइट। मैं जाता हूँ ब्रश में, इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देता हूँ स्क्रीन या मल्टीप्लाई, और इस ब्रश का कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। पहले मैं आपको नॉर्मल उसमें दिखाता हूँ कि नॉर्मल में किस तरह से दिख रहा है। अगर मैं नॉर्मल इस पर लाइन ओवरलैप कर रहा हूँ तो ये इस तरह से लाइन नज़र आ रही है, राइट। अगर मैं इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देता हूँ मल्टीप्लाई पे, तो अब आप देखिएगा जहाँ जहाँ वो ओवरलैप हो रहा है वो कलर पिंक और ग्रीन मल्टीप्लाई हो रहा है, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कलर की, राइट। इसी तरह से अगर मैं इसको स्क्रीन करता हूँ या ओवरले करता हूँ, काफ़ी सारे अलग अलग जो चीज़ें हैं, आप इसको ट्राई करें इफ़ेक्ट्स को, तो ये इफ़ेक्ट आएगा। स्क्रीन करता हूँ तो ब्लेंडिंग मोड्स ये सिर्फ ब्रशेस के हैं, अभी हमने अपनी लेयर पे ब्लेंडिंग मोड कोई भी यूज़ नहीं किया, ये ब्रश के ब्लेंडिंग मोड्स हैं, ठीक। इसी के बराबर में हम बात करते हैं, इसको हम वापस कर देते हैं अपने नॉर्मल ब्रश पे, और इस लेयर को हम रिमूव कर देते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं ओपेसिटी की। फॉर एग्जांपल, ओपेसिटी जैसे हमने लेयर में पढ़ा था कि ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। ये भी हमारी 100% ट्रांसपेरेंसी है। हम इसको कम करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया कलर, राइट। थोड़ी सी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर आपने इसकी शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो आपने डायरेक्ट नम पैड्स में या जो आपके कीबोर्ड पे टॉप कीज़ आती हैं, आप जैसे ही प्रेस करेंगे 8 तो ये 80% ओपेसिटी हो जाएगी, 60% हो जाएगी अगर 6 प्रेस करेंगे, अगर आप 3 प्रेस करेंगे तो 30% ओपेसिटी शॉर्टकट हो जाएगी। अगर आपने शॉर्टकट यूज़ करना है तो आपके जो नम पैड्स हैं, या अगर आपका कीबोर्ड है, लैपटॉप है, तो आपके जो ऊपर न्यूमेरिक कीज़ आ रही होंगी, आप जैसे ही उस पर प्रेस करेंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, राइट। हम इसको वापस 100% करते हैं। अब हम आते हैं फ्लो पे। फ्लो क्या करता है कि अपने ब्रश की थोड़ी सी स्ट्रेंथ को कम कर देता है, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि इस लेयर को हम रिमूव कर देते हैं, हम अपना मार्क्यू टूल लेते हैं और इससे हम एक सिलेक्शन बना लेते हैं, जैसा कि हमने लास्ट सिलेक्शन क्लास में पढ़ा था, ठीक है। हम अपना ब्रश लेते हैं, ब्रश की शॉर्टकट की है बी, राइट। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से ब्रश का साइज़ बड़ा किया, ऑल्ट और कंट्रोल और ऑप्शन प्रेस किया और अप डाउन किया तो ये सॉफ्ट हो गया। अगर आप साइड पे लेके गया तो मेरा ब्रश का साइज़ सॉफ्ट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका फ्लो कम करता हूँ, 100% फ्लो पे हम चेक करते हैं, ये है 100% फ्लो पे, ठीक है। बड़ा स्ट्रेंथ जो है ना ब्रश के कलर की वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम इसका फ्लो थोड़ा सा डाउन करते हैं। मैं इसको एक दफ़ा लेके गया, अगेन मैं इसके ऊपर जब दोबारा बिना बटन को रिलीज़ किए इस कलर को, इस ब्रश को मूव करूँगा तो ये देखें थोड़ी सी स्ट्रेंथ कलर के ऊपर। अगेन जब मैं वापस इसके ऊपर अगेन एक कोट करूँगा, एक लेयर लेके जाऊँगा तो वापस वो थोड़ा सा डार्क हो गया। तो क्या होता है कि कलर की स्ट्रेंथ को बड़ा कंट्रोल करता है फ्लो। ओपेसिटी से थोड़ा सा डिफरेंट है, ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कलर की स्ट्रेंथ को कम कर रहा है बड़ा स्मूथली। आपने अगर कोई शेडो बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बॉल के एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने मार्क्यू टूल में से ये टूल सेलेक्ट किया, हम इसमें कलर ले लेते हैं अपना
कोई भी हमने कलर सेलेक्ट कर लिया। कलर सेलेक्ट करने के बाद हमने ब्रैकेट बड़ा किया और फ्लो हमारा 4% है। अब आप देख रहे होंगे जैसे ही मैं इसके अराउंड मूव कर रहा हूँ तो एक स्मूथ सा कलर बन गया वापस, राइट। अब मैं अगेन इसके ऊपर वापस फेरता हूँ तो हमारे कलर की स्ट्रेंथ वापस बढ़ गई। और अगेन मैं इसके ऊपर ये फ्लो पे अब अगेन अगर मैं इस पर मूव करता हूँ ब्रश को तो स्ट्रेंथ बढ़ गई अगेन, राइट। ये हमारी जितनी बार मैं इस पर मूव करता जाऊँगा उसकी स्ट्रेंथ कलर की बढ़ती जाएगी, राइट। और एक बड़ा फैला हुआ सा स्प्रेड हुआ हुआ कलर, बड़ा स्मूथ सा कलर आपको जो है वो मिलेगा, राइट। तो ये ज़्यादा शेडिंग वगैरह के लिए इस तरह से यूज़ होता है। हम इसको थोड़ा सा एक डार्क कर लेते हैं और एक और इसको थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारी एक छोटी सी बॉल तैयार हो गई, राइट। इसको हम डिलीट करते हैं। अगेन आते हैं हम ब्रश पे। मैंने साइज के ब्रश को छोटा किया, राइट क्लिक किया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये एक सर्कल ब्रश आ रहा है, राइट। जिसको अगर आपने थोड़ा डायगोनल करना है जैसे कैलीग्राफी करते हैं तो उसके लिए तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस पॉइंट पकड़ को इसको हम अंदर की साइड करेंगे तो ये थोड़ा थिन हो जाएगा। जितना आपने थिन करना है ब्रश के टिप को आप उतना उसको थिन कर सकते हैं। और ये जो एरो बना हुआ है इसे हम रोटेट कर सकते हैं कि आपकी जो ब्रश की डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, राइट। हमने ब्रश की डायरेक्शन चेंज करी और अब हम पेंट करते हैं, राइट। जैसे ही मैं पेंट करूँगा, राइट, हमारी जो है वो फ्लो बड़ा हुआ है। और हम इसको जो है, जो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि सॉफ्ट और हार्ड ब्रश की होती है, यहाँ से हम हार्डनेस इसकी फुल कर देंगे, राइट। इधर से भी कर सकते हैं। और अगर कंट्रोल और ऑप्शन प्रेस करके हम अप और डाउन करेंगे, अगर अप करेंगे तो स्मूथ होगा, अगर डाउन करेंगे तो हार्ड ब्रश होगा, राइट। ब्रश का साइज छोटा किया तो अभी मेरी कैलीग्राफी में मस्त सी है क्योंकि मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से कैलीग्राफी कर सकते हैं, राइट। या आपके ब्रश के टिप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसकी डायरेक्शन क्या रखी है, राइट। इसी तरह से अगेन हम इस ब्रश के प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। तो जो साइज़ हम कंट्रोल कर रहे थे ब्रैकेट और उससे हम वो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। हमने छोटा साइज़ कर लिया तो ये छोटा टिप हो गया इसका, ठीक है। इसी तरह से राइट क्लिक करके अगर हार्डनेस और सॉफ्टनेस करनी है तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जो ये प्रॉपर्टीज़ थी हमने राइट क्लिक करके जो यहाँ से आ रही थी, और ये जो हम ऊपर आइकन पे क्लिक करके जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ रही हैं, ये सिर्फ ब्रशेस की नहीं है। आप ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इरेज टूल में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर ई प्रेस करता हूँ या हमारा ई इरेजर टूल यहाँ पर है, अगर इसकी शॉर्टकट क्या है ई, तो इरेजर टूल में भी आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी कि आप कौन सा ब्रश सेलेक्ट कर रहे हैं, हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर रहे हैं। और जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके अगेन हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट है राइट साइड वाला उससे हमारा साइज़ बड़ा हो रहा है, मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, राइट। जैसा कि यहाँ पे हम कर सकते हैं। अगेन शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं करूँगा और ये इस तरह से रिमूव हो जाएगा, राइट। शिफ्ट प्रेस कर करके मैं करूँगा तो थोड़ा सा स्ट्रेट रिमूव होगा क्योंकि मैं फ्रीली इसको रिमूव नहीं करना चाह रहा, ठीक है। इसी तरह से ये यहाँ से स्ट्रेट रिमूव कर दिया, ठीक है। देखें कितना स्मूथ। अगर यहाँ जैसे अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा ब्रश का टिप बाहर निकल चुका है, तो हम इसको स्ट्रेट कट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके मैं जहाँ तक मुझे रिमूव करना है वो शिफ्ट प्रेस करूँगा तो वहाँ आ जाएगा। जैसे अगर ये राउंडेड लाइन आ रही है, अगेन शिफ्ट प्रेस करके मैं कॉर्नर पे करूँगा तो ये बड़ा स्मूथली स्ट्रेट लाइन रिमूव हो जाएगी। ठीक ब्रश में ही वही चीज़ें अप्लाई हो रही होती हैं। अगर आपको फ्लो इसका कम करना है तो आप इसका फ्लो कम कर सकते हैं। अब मैं इसका रिमूव करूँगा तो इसका फ्लो कम हो जाएगा, राइट। देख रहे हैं। इसी तरह से ठीक अगर ओपेसिटी भी मैं डाउन कर देता हूँ तो ये ओपेसिटी भी यूज़ हो रही है इस पर और फ्लो भी यूज़ हो रहा है, राइट। ऑल्दो मैं कभी भी इरेजर टूल प्रेफर नहीं करता हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जब फिर मास्किंग पढ़ रहे होंगे, एडवांस मास्किंग, तो मैं उसमें बताऊंगा कि मैं ब्रश जब मुझे कोई चीज़ इरेज करनी होती है तो मैं इरेजर टूल क्यों यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ थोड़ा सीखने के लिए हमें सब टूल्स के बारे में पता हो, इसलिए मैं आपको इरेजर टूल के बारे में बता रहा हूँ। तो
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। छोटी सी क्लास थी लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ब्रश और इरेजर के बारे में, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी ये बात। अगर कोई सवालात हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हसन अली एंड वेलकम टू द 2px। सो आज की क्लास हमारी है लेयर पैनल के बारे में, और आज हम देखेंगे लेयर पैनल्स की प्रॉपर्टीज़ और उसमें कुछ ब्लेंडिंग मोड्स वगैरह। तो बिना किसी इंतज़ार किए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एक फ़ाइल मैंने ओपन की है, तो जब मैं इस फाइल को मूव करने जा रहा हूँ तो ये मूव नहीं हो रही है, और ये कह रहा है कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। नॉर्मल लेयर क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो नॉर्मल लेयर ये होती है कि जैसे ही मैं इस ताले पे क्लिक करता हूँ तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑन हो जाएंगी, और मैं इसके साथ प्ले कर सकता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ को छेड़ सकता हूँ, राइट। तो ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, हम बात करते हैं लेयर पैनल की। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं लेयर से रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ नीचे, तो नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। ये ऑप्शन जो है इससे न्यू लेयर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, एक देखते होंगे कि आप एक न्यू लेयर ऐड हो जाएगी, ब्लैंक न्यू लेयर, ट्रांसपेरेंट न्यू लेयर, राइट। और इसको डिलीट करना हो तो या तो इसको इस लेयर को सिलेक्ट करके ड्रैग करके इस डिलीट के आइकन पे आप जैसे ही ड्रॉप करेंगे ये लेयर डिलीट हो जाएगी, राइट। इसको मैंने अनडू किया, या फिर इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये लेयर डिलीट हो जाएगी। इसके बराबर में है काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे अगर आपके पास 2 इमेजेस हैं उनको ग्रुप करना है तो आप इस बटन के थ्रू उन चीज़ों को ग्रुप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ, राइट। अब ये एक दूसरी विंडो में ओपन हुई है पिक्चर, राइट। अब मुझे इसे पुराने वाले विंडो में ले जाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मूव टूल लूँगा और इस इमेज को सिलेक्ट करके इस आर्टबोर्ड पे क्लिक ला के यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा। तो सिंपली क्या हुआ कि वो इमेज भी यहाँ पर आ गई, राइट। तो मैं आपको ग्रुपिंग बता रहा था कि हमने अगर इन सब को एक ही ग्रुप में करना है तो हम सारी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल दबा के, और अगर आप एक टॉप लेयर सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट दबा के लास्ट लेयर पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी उसके इन बिटवीन लेयर्स होंगी वो आपस में सेलेक्ट हो जाएंगी, राइट। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं इस आइकन पे क्लिक करता हूँ तो ये ग्रुप बन जाएगा, राइट। और इसके अंदर जब ये एरो पे क्लिक करूँगा तो इसके अंदर नेस्टिंग हुई हुई है, ये सारी लेयर्स जो हैं उस ग्रुप के अंदर आ गई, वो एक लेयर बन गई है। लेकिन वो मूव भी कर सकते हैं, हम उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं और पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हर लेयर के बराबर में आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे कि आई का आइकन आ रहा होगा, राइट। इस आई आइकन से क्या होगा कि आप अपनी जो है लेयर को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये चेरी वाली लेयर है, मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दूँ पर ये डिलीट ना हो, ये लेयर पैनल में रहे पर मुझे विजिबल ना हो, तो मैं बस जस्ट उस आई पे क्लिक करूँगा और उसकी लेयर ऑफ हो जाएगी, राइट। तो क्या हुआ कि किसी भी लेयर्स को अगर हमने ऑफ एंड ऑन करना है तो हमने डायरेक्टली बस उसके आई आइकन पे क्लिक करना है और वो क्लोज या बंद हो जाएगी वो लेयर, लेकिन आपके लेयर पैनल में रहेगी, राइट। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं और अगर आप एक ही ग्रुप को मूव या ऑन एंड ऑफ करना चाहते हैं तो आप बाय क्लिकिंग दिस आइकन यू कैन ऑन एंड ऑफ एज वेल, राइट। हम बात करते हैं ओपेसिटी की। ओपेसिटी क्या है? ओपेसिटी इज़ अ ट्रांसपेरेंसी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके इसकी वैल्यू डाउन करूँगा तो आप देखिए कि चेरी की जो लेयर है वो ट्रांसपेरेंट होती जा रही है, उसके बैक से जो पीछे वाली इमेज है वो विजिबल हो रही है, राइट। तो जितना मैं ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी बढ़ाता रहूँगा इतनी ये इमेज ट्रांसपेरेंट होती जाएगी। ठीक उसी तरह इसके काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं,
जैसा कि आप देख रहे होंगे, जैसे ही लेयर के ऊपर ये काफ़ी सारे लॉक के ऑप्शंस आ रहे हैं। अब ये लॉक ऑप्शन काम किस तरह से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो हम बात करते हैं इन ऑप्शंस की जो टॉप पर आ रहे थे लॉक, कि किस तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक चेरी वाली लेयर सेलेक्ट करता हूँ और उस पर मैं फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करता हूँ। इस पर जैसे ही हम ओवर करेंगे लिखा हुआ आ जाएगा लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स। तो क्या होगा, जैसे ही मैं इस पर लॉक करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर एक लॉक बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये इंडिकेट करेगा कि भाई ये लेयर जो है वो लॉक पिक्सल हो गई है। सही है। लॉक होने के बाद मैं इस लेयर को मूव भी कर सकता हूँ, इस पिक्चर को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ, राइट, और मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। लॉक पिक्सल का क्या मतलब होता है कि जितने भी उसके पिक्सल जो विजिबल हैं वो लॉक नहीं होंगे, और जितने भी जो पिक्सल्स विजिबल नहीं हैं वो लॉक हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस लेयर पे लॉक पिक्सल लगाने के बाद कुछ पेंट करने की कोशिश करी, मैंने यहाँ से अपना ब्रश का कलर चेंज कर लिया और मैं जैसे ही पेंट कर रहा हूँ बाहर तो ये नहीं आ रहा, पर जैसे ही मैं इस लेयर पे क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा कि ये लेयर के ऊपर पेंट होना शुरू हो गया। ये इसकी बाउंड्री से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, समझ आया आपको कि जब हम लॉक पिक्सल कर देंगे किसी भी इमेज पे तो उसके पिक्सल लॉक हो जाएंगे, और वो जो सिर्फ उसकी बाउंड्री है इमेज की, जो विजिबल एरिया है, सिर्फ उसके अंदर ही हम पेंट कर सकते हैं या कुछ इफेक्ट लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे मोड की। हम इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं और इस पर हम सेकेंड वाला ऑप्शन लगा लेते हैं, लॉक इमेज पिक्सल्स। अब लॉक इमेज पिक्सल्स में भी क्या है कि हम इस इमेज को रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ब्रश टूल लिया और इस पे जब मैं पेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है कि कुड नॉट यूज़ द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। तो क्या हुआ कि इसमें इसने ब्रश की पेंट करने की फंक्शनैलिटी को लॉक कर दिया। क्या है, मैं इस पर लॉक नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लेयर कोई ऐसी हो जिस पे आप बाय मिस्टेक जो है वो पेंट ना कर दें, तो आप उसको ब्रश लॉक भी कर सकते हैं, लॉक पिक्सल भी कर सकते हैं, राइट। चलते हैं हमारे तीसरे ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है लॉक पोजीशन। जैसे ही मैंने इसको लॉक किया तो हमारी पोजीशन लॉक हो गई। अब ये जो पुरानी बैक लेयर है, वाइट लेयर, ये उसको सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही हम किसी लेयर पे लॉक पोजीशन लगाएंगे तो उसकी पोजीशन लॉक हो जाएगी और हम उसको ना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना उसको स्केल कर सकते हैं, तो उसकी पोजीशन लॉक हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं अब हम। लॉक पोजीशन क्या करता है कि आपकी पोजीशन जो भी आपकी ऑब्जेक्ट की, आपकी लेयर की, वो लॉक कर देगा। अब आप इस लेयर को मूव नहीं कर सकते, स्केल नहीं कर सकते, लेकिन आप इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने इस इमेज के ऊपर पेंट किया तो ये इमेज की बाउंड्रीज से भी पेंट बाहर निकल रहा है। तो हमारी दो कंडीशन हो सकती है, हम एक टाइम पे दो लेयर्स, दो अलग लॉक्स लगा सकते हैं। तो हम इसको अंडू करते हैं और हम इस पर लगा देते हैं ट्रांसपेरेंसी लॉक। तो क्या होगा कि ये अपनी पोजीशन से मूव भी नहीं होगी और हम इसके ऊपर जब पेंट करेंगे तो सिर्फ इसकी बाउंड्री के अंदर, इमेज की जो बाउंड्री है, जो विजिबल एरिया है, सिर्फ उसी के अंदर पेंट होगा, राइट। हम अपने चौथे ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, ये है हमारा चौथा ऑप्शन, प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग इनटू एंड आउट ऑफ द आर्टबोर्ड एंड द फ्रेम्स। इसका क्या मतलब है, मैं आपको इसको दूसरे आर्टबोर्ड पे लेके जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करती है। मैंने एक आर्टबोर्ड क्रिएट किया और इसमें आर्टबोर्ड पे क्लिक किया, क्योंकि इससे पहले ये ऑप्शन था नहीं, क्योंकि प्रीवियस जो फोटोशॉप के वर्जन थे उसमें आर्टबोर्ड्स नहीं हुआ करते थे। तो जब से ये CC वर्जन आए हैं, तकरीबन आई थिंक 18 या 19 में, या इससे पहले जो है आर्टबोर्ड्स की फंक्शनैलिटी आई है, उसके बाद से ये ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है, राइट। तो हम क्लिक करते हैं अपने किसी प्रीसेट पे, जो भी हमारा आर्टबोर्ड का साइज़ होगा, और आर्टबोर्ड पे चेक लगा के हम हिट कर देते हैं, राइट। तो सेम एज इट इज़ ये आपके पास इस तरह से ये खुल गया और इस पर मैंने एक शेप रखी हुई है, राइट। और आर्टबोर्ड्स आप एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। आप ऑल्ट दबा के इसको आप मूव करेंगे तो ये आपके आर्टबोर्ड की कॉपी आ जाएगी, राइट। प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग वाली टूल की, फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया और उस पर इसको आर्टबोर्ड से बाहर ले जाने की कोशिश की तो ये आर्टबोर्ड से बाहर विजिबल हो गया, राइट। ये आर्टबोर्ड से बाहर निकल गया। अब अगर आपने यहाँ लेयर पैनल में भी चेक किया हो तो आर्टबोर्ड हमारा ये था और ये इससे बाहर निकल गया। ठीक है, हम इसको अंडू करते हैं और हम इसके ऊपर लगा देते हैं प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग। प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग लगाने के बाद इस
ऑब्जेक्ट को मैं मूव भी कर सकता हूँ, रोटेट भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को बाहर लेके गया, कहाँ गया ये? तो गाइस इससे क्या हुआ कि जब भी मैं प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग यूज़ करूँगा किसी लेयर के ऊपर, तो वो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेयर से आर्टबोर्ड से बाहर निकालेंगे तो वो इनविजिबल ही रहेगा, वो एकदम से आर्टबोर्ड से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको वापस प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग बंद करता हूँ और इसको आर्टबोर्ड से बाहर ले आता हूँ तो ये आर्टबोर्ड से बाहर विजिबल हो जाएगा। हम आ जाते हैं अपने तीसरे फोल्डर की तरफ। ठीक है, ये मैंने एक फ़ाइल ओपन कर ली है। अब एक और इसके ऊपर एक फ़ाइल ऐड करवा देता हूँ मैं। जैसे ही मैं ओपन करूँगा, ये एक न्यू विंडो में खुली है। मैं वही मूव सिलेक्शन टूल से लेके इस पे जाके जो मेरा आर्टबोर्ड है उस पे जाके मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ये इमेज यहाँ पर आ जाएगी। राइट, इसको मैंने रोटेट कर लिया और इसको थोड़ा बड़ा कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके ब्लेंडिंग मोड्स, इमेज के ब्लेंडिंग मोड्स वो किस तरह से काम करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ ये हैं ब्लेंडिंग मोड्स इसके। ठीक है, अभी क्या है कि ये लेयर है नॉर्मल और बैकग्राउंड लेयर तो नॉर्मल, दोनों लेयर्स जो हैं वो नॉर्मल है। राइट, अब जैसे ही मैंने इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, और मैंने इसको अपने कर्सर को मूव किया तो देखें कि इफ़ेक्ट जो हैं वो लगना शुरू हो जाएंगे कि मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर, डार्कर, स्क्रीन। ठीक है, ये काफ़ी सारे ब्लेंडिंग मोड्स हैं जो आप इस पर अपनी इमेज पे यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ दो मेजर ब्लेंडिंग मोड्स की बात करते हैं, स्क्रीन और मल्टीप्लाई की। स्क्रीन और मल्टीप्लाई अगर आपको समझ में आ गया तो आप सारे ब्लेंडिंग मोड्स को समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, अभी हम बात करते हैं दो मेजर टूल्स की, स्क्रीन और मल्टीप्लाई की। जैसे ही मैंने इस इमेज पे स्क्रीन अप्लाई किया तो इसने क्या किया, जितना भी डार्कर बैकग्राउंड था उसको ऑफ कर दिया। समझ आया? तो मल्टीप्लाई और स्क्रीन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस वो ये है कि अगर हम किसी भी लेयर पे स्क्रीन अप्लाई करेंगे तो उसमें जितनी भी डार्कर टोन्स होंगी, जितना भी डार्कर एरिया होगा वो उसको ऑफ कर देगा। और अगर हम मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे तो जितना भी ब्राइटर एरिया होगा, जितना भी वाइट एरिया होगा वो उसको ब्लेंड कर देगा, जितना भी ब्राइटर एरिया आपकी लेयर में होगा। तो अभी क्या हुआ, अगर इसको मैं वापस नॉर्मल पे करता हूँ तो देखें कि जितना भी डार्कर एरिया है ना वो पिछली वाली इमेज में ब्लेंड हो जाएगा। राइट, जैसा कि आपने वेडिंग फोटोग्राफी में देखा होगा कि काफ़ी सारी पिक्चर्स में बुके बने हुए आते हैं, तो वो यही करते हैं कि आप इमेज लेने के बाद उस पर बुके की एक अलग लेयर लगाते हैं और उसको ब्लेंडिंग मोड्स लगा देते हैं उस पर। ठीक है, ये हो गई हमारी एक बात। अब हम एक और फाइल ओपन करते हैं अपनी मल्टीप्लाई के लिए। सही है। सो अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की। पहले हमने देखा कि एक डार्कर एरिया जब हम ब्लेंड करना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन लगाना है, लेकिन अगर अब हम उन्हें मल्टीप्लाई लगाएंगे तो क्या होगा। अब आप देख रहे हैं कि इस इमेज में जो ब्राइटर एरिया है वो जो है उसका बैकग्राउंड है और जो थोड़े से हाइलाइट्स आ रहे हैं वो। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये किसी एक बैकग्राउंड में ब्लेंड हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा और उस पर मल्टीप्लाई इफेक्ट लगाऊंगा। तो अभी आपने क्या देखा कि जैसे ही जितना भी ब्राइटर एरिया था वो उस इमेज में ब्लेंड हो गया, तो ब्राइटर एरिया को जो है वो ऑफ कर देता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, उम्मीद करता हूँ कि इस लेयर पैनल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई सवालात है लेयर पैनल से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हसन अली एंड वेलकम टू द 2px। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्रॉप टूल की और फ्रेम टूल की। तो आज हम देखेंगे कि इमेजेस को किस तरह से क्रॉप कर सकते हैं, फ्रेम टूल क्या है, उसको किस तरह से यूज़ करेंगे। तो बिना किसी इंतज़ार के स्टार्ट करते हैं। क्विक सिलेक्शन के बाद जो क्रॉप टूल आ रहा है इसकी शॉर्टकट है सी। अगर आप सी प्रेस करेंगे या अगर इस क्रॉप सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज के अराउंड एक बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। राइट,
इस बाउंडिंग बॉक्स को क्रिएट हो जाएगा। इस बाउंडिंग बॉक्स को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। मैं अगर इसकी विड्थ कम करता हूँ और इसकी हाइट कम करता हूँ, स्केप करता हूँ वापस, आप देखें जो हमारे पास एक्स्ट्रा वाइड स्पेस है मुझे उसको क्रॉप करना है। तो मैं क्या करूँगा कि या तो मैं बिल्कुल उसके कॉर्नर्स पे जाके इसके कॉर्नर्स जो है वो स्केल कर लूँगा, राइट। इसी तरह से चारों तरफ से मैंने इसको कर लिया और एंटर प्रेस करूँगा, या जो ये ऊपर टिक बना हुआ आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो ये हमारी इमेज क्रॉप हो जाएगी, राइट। क्रॉप होने के बाद अगेन मैं क्रॉप टूल लेता हूँ और इस कैनवस को दोबारा बढ़ाता हूँ, इस एक्स्ट्रा एरिया लेता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि पीछे वाइट एरिया आ रहा है, ठीक है। अगेन मैं इस क्रॉप टूल से इस इमेज को इतना क्रॉप कर लेता हूँ और टिक प्रेस करता हूँ या एंटर प्रेस करता हूँ। एंड अगेन जब मैं इस फ्रेम को वापस बढ़ाता हूँ, जो हमारी इमेज थी वो क्रॉप हो गई है, वो गायब हो गई और वो वापस रिकवर नहीं हो सकती। अगर मुझे वापस उस इमेज को रिकवर करना है तो मैं क्या करूँ? तो इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। हमने इसको अंडू किया, राइट। जैसे ही हम क्रॉप सिलेक्शन टूल लेंगे, आप देखें ऊपर टॉप पर आ रहा है डिलीट क्रॉप पिक्सल्स, राइट। इसको हम अनचेक कर देंगे। इसको अनचेक करने से क्या हुआ, जैसे ही मैं किसी इमेज को क्रॉप करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये इमेज हो गई क्रॉप। लेकिन जब अगर मुझे इसको वापस अपनी इसकी पुरानी सूरत हाल में लेके आना है और मैं चाहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा एरिया क्रॉप हो गया है, मुझे वापस थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ा लेनी चाहिए, तो हमारी जो पुरानी इमेज होगी वो बैकग्राउंड में एज इट इज़ रहेगी, वो इमेज जो है वो क्रॉप नहीं होगी, राइट। ये थी एक छोटी सी टिप। मैं इसको अंडू करता हूँ वापस। जैसे ही क्रॉप टूल सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो टॉप पर आती हैं। जैसे जितने भी टूल्स हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ टूल्स सबकी आ रही होती हैं। इसी तरह से क्रॉप टूल की भी प्रॉपर्टीज़ टॉप पर आ रही हैं। रेशो, ओरिजिनल रेशो में जैसे सिलेक्ट करूँगा तो क्या होगा कि जो इमेज का प्रोपोर्शन है वो सेम रहेगा, और जब मैं इसको छोटा बड़ा करूँगा क्रॉप टूल को या इसकी सिलेक्शन को, तो ये प्रोपोर्शनली छोटी बड़ी हो रही होगी, राइट। तो इसमें क्या होगा कि आपका इमेज का प्रोपोर्शन सेम रहेगा। ठीक उसी तरह से इसमें काफ़ी सारे प्रीसेट्स हैं रेशो के। अगर 1 by 1 मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये स्क्वायर इमेज सेलेक्ट हो जाएगी और इसको मैं ड्रैग करके इसको मूव करके अपने क्रॉप एरिया को सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, राइट। इसी तरह से 4 by 5 का रेशो भी है, 5 by 7 का रेशो भी है। अगर आप अभी देख रहे हैं कि इसकी हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम है, विड्थ जो है वो 5 है और हाइट जो है वो 7 है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ 7 हो जाए, इन्वर्स हो जाए पोजीशन, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक छोटा सा आइकन बना हुआ आ रहा है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा इसकी प्रोपोर्शन जो है वो पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप मोड में आ जाएगी। जो विड्थ की प्रॉपर्टीज़ थी वो हाइट में चली जाएंगी और जो हाइट की प्रॉपर्टीज़ थी, जो विड्थ थी, वो उसमें विड्थ में चली जाएगी आपकी, राइट। हम वापस सिलेक्शन टूल लेते हैं और इसको अंडू कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने बहुत सारी दफ़ा इस इमेज को क्रॉप कर लिया, आप चाहते हैं कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जाना है फाइल में और इसको रिवर्ट कर देना है। जैसे रिवर्ट करेंगे ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे थे कि पहले भी ऑलरेडी बॉर्डर आ रहा था, तो ये उसी पोजीशन में आ गए, राइट। हम अपना क्रॉप टूल लेते हैं वापस। क्रॉप टूल लेने के बाद अभी आप देख रहे होंगे कि ये इमेज स्ट्रेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कमांड R या कंट्रोल R प्रेस करता हूँ तो मेरे पास रूलर अपीयर हो जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रूलर अपीयर हो जाएगा। मैं इस रूलर को रख के देखता हूँ कि इसकी जो सेंटर हॉरिजॉन लाइन है वो बिल्कुल सेंटर में है, वो स्ट्रेट है या नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि ये राइट साइड से एरिया ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये टिल्ट हुई हुई है इमेज, ये स्ट्रेट नहीं है। तो हमें इसको स्ट्रेट भी कर लेते हैं। जैसे ही क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा स्ट्रेट का। इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस एरिया से आप उस इमेज को लेवल करना चाह रहे हैं, सेंटर करना चाह रहे हैं, मतलब आपका जो हॉरिजॉन लेवल है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो आपने उस एरिया को सिलेक्ट करना है, बटन प्रेस करके रखना है और ड्रैग करना है। और उस एरिया पे जाके जिस लेवल पे आपने उसको स्ट्रेट करना है, वहाँ जाके आपने जैसे ही बटन रिलीज़ करेंगे तो ये उस जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि रूलर की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ गया है। उसी तरह से हम इसको इमेज को थोड़ा सा क्रॉप करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी बिल्कुल सेंटर लेवल पे हॉरिजॉन आ चुका है, ठीक है।
अगर किसी भी इमेज को आपने स्ट्रेट करना हो तो आप इस स्ट्रेट टूल के थ्रू, क्रॉप के थ्रू आप इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं, राइट। अगेन हम अपने क्रॉप टूल पे आते हैं। क्रॉप टूल की प्रॉपर्टीज़ में अगर आप देखें यहाँ पर एक छोटा सा आइकन बना हुआ आ रहा होगा, ठीक है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है कि आपकी ग्रिड किस तरह की होगी, राइट। और इसमें कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें ऑटो शो, ऑलवेज ओवरले और नेवर शो ओवरले, राइट। इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम करते हैं ग्रिड। जैसे ही मैं जब क्रॉप टूल को सेलेक्ट करता हूँ तो देखेंगे इसमें बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं, ग्रिड बनी हुई आ गई है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को ग्रिड बेस क्रॉप करना चाहते हैं तो ये बहुत इजीली आपको इंडिकेट कर रहा होता है। और अगर आप इसी ऑप्शन में वापस जाएं और इसको बोल दें ऑलवेज शो ओवरले, तो ये हमेशा आपके पास एक ग्रिड ओवरले शो होती रहेगी, राइट। इसी तरह से ग्रिड की जगह हम जब डायगोनल करते हैं तो इसकी शेप देखते हैं वो किस तरह से होती है। तो ये देखेंगे इसकी डायगोनल शेप आ गई है। अगर आपने किसी चीज़ को, किसी आपकी कोई एक इमेज है जिसको डायगोनली आपने चीज़ों को देख के क्रॉप करना है तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से काफ़ी सारे हैं, ट्राइंगल है, गोल्डन रेशो है, तो आप डिफरेंट इसके ऑप्शंस ट्राई करें और देखें किस तरह से क्रॉप होता है, राइट। जैसे हमने ट्रांसफॉर्म में किया था कि जब हम कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे या भी किसी भी कॉर्नर वाली साइड पे जाते हैं तो हमें रोटेट का ऑप्शन आ जाता है, राइट। तो अभी ये क्या हो रहा है कि ये इमेज हो रही है सेंटर से रोटेट, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर से रोटेट ना हो, ये किसी एक पिवट पॉइंट से या किसी एक दूसरे एंकर पॉइंट से मूव हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं जाऊँगा, अपना दबाऊँगा कंट्रोल के, या मैं इसकी फ़ोटोशॉप की प्रेफरेंसेस में जाऊँगा, जनरल प्रेफरेंसेस में, और यहाँ पर जाऊँगा टूल पे। इसकी शॉर्टकट क्या है, मैं अगेन इसको कैंसिल करके कमांड के, जैसे कमांड के दबाएंगे आप एक विंडो फिर हो जाएगी प्रेफरेंसेस की। आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाके यहाँ पे शो रेंडर पॉइंट व्हेन यूजिंग ट्रांसफॉर्म, इस पे चेक कर देना है, ठीक है। इस पे चेक करने के बाद आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे देखें एक आपका पिवट पॉइंट आ गया, एक सेंटर पॉइंट आ गया कि आपने किस पॉइंट से इमेज को मूव करना है या रोटेट करना है, राइट। तो इस पॉइंट को मैं मूव भी कर सकता हूँ। अब जब मैं इमेज को रोटेट करूँगा तो आप देखिएगा कि ये उस सिर्फ जहाँ पर हमने पॉइंट रखा है ये उस पॉइंट से इमेज को मूव कर रहा है, राइट। ये सेंटर से मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपने इस पॉइंट को कहीं भी मूव करना है आप मूव कर सकते हैं और उस एंगल से ये इमेज मूव हो रही होगी, राइट। ठीक है, हम इसको कर देते हैं क्रॉप। हम इसको वापस रिवर्ट पोजीशन पे ले आते हैं। ये था हमारा क्रॉप टूल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेम टूल की। ये किस तरह से काम करता है। फ्रेम टूल लेते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम एक फ्रेम बना लेते हैं जो हमें बॉक्स चाहिए, ठीक। बॉक्स करने के बाद आप देख रहे होंगे जैसे मैंने क्रॉप टूल फ्रेम टूल सेलेक्ट किया तो ऊपर दो ऑप्शन आ रहे हैं, सर्कुलर और एक रेक्टेंगल शेप आ रही है और एक सर्कल शेप आ रही है, राइट। तो हमारा अभी सर्कल शेप सेलेक्ट हुआ था, ठीक है, और एक लेयर राइट साइड पे ऐड हो गई है, ठीक है। हम अपनी कोई भी एक इमेज लेते हैं और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इसके अंदर फ्रेम के ऊपर लाके। जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा तो ये इसके अंदर मास्क हो जाएगी और कंट्रोल टी या कमांड टी प्रेस करके मैं इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ, राइट। और इस इमेज को मैं मूव भी कर सकता हूँ। तो देखें क्या हुआ है कि फ्रेम टूल ने एक सर्कल बनाया। सर्कल में अगर हमने कोई भी इमेज फ्रेम करनी है, कोई भी इमेज मास्क करनी है तो हम फ्रेम टूल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम वापस अपना फ्रेम टूल लेते हैं और अपना रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको वापस ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक शेप क्रिएट करता हूँ, रेक्टेंगल। ये हमारी शेप क्रिएट हो गई। इसमें कोई इमेज हम लोगों ने डालनी है, इसमें प्लेस करनी है, तो हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे और जो भी हमें इमेज चाहिए उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसके ऊपर इमेज मिला के, ठीक है। और कंट्रोल टी करके इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। रोटेट कर देता हूँ मैं और मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। एंटर प्रेस करूँगा या फिर ये जो हमारे पास टिक आता है बना हुआ टॉप पर, इस पर प्रेस करूँगा तो ये सिलेक्शन हट जाएगी। तो आप देख रहे हैं कितना ईजीली जो है हमने एक फ्रेम टूल को भी समझने की कोशिश की है और बहुत इजी टूल है। जैसे कोई अगर आपने कहीं पे फ्रेम आर्ट वर्क डिज़ाइन करना है तो आप इस फ्रेम टूल को बहुत अच्छे से और इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो
उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी, आपको काफ़ी समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको कोई सवाल है रिगार्डिंग क्रॉप टूल एंड फ्रेम टूल तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हसन अली एंड वेलकम टू द टू पेज। तो गाइस, आज की क्लास हमारी है पेन टूल और पार्ट टूल की। आज हम देखेंगे कि पेन टूल की प्रॉपर्टीज़ किस तरह से काम करती हैं, और हम ये देखेंगे कि जो पेन टूल में शेप और पाथ है उसमें क्या डिफरेंस है। सो बिना किसी इंतज़ार के स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं पेन टूल सेलेक्ट करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जैसे दूसरे टूल्स की भी आती हैं। तो हम पेन टूल पे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम किया। पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद कहीं भी मैं क्लिक करूँगा, राइट, वन क्लिक हो गया। एंड जब भी दूसरा क्लिक करूँगा तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, राइट। अब इस लाइन को थोड़ा कर्वी बनाना है तो मैं उस लाइन दूसरा जो पॉइंट है हमारा क्लिक करूँगा और उसको ड्रैग करूँगा। जैसे ही ड्रैग करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसके हैंडल्स भी आ रहे हैं, राइट। मैं जिस एंगल में भी इस शेप को जो है मूव करना चाहूँ मैं मूव कर सकता हूँ, राइट। जिस तरह से भी इसको शेप देना है, मैं जब क्लिक करके इसको खींचूंगा तो इसमें हमारे हैंडल्स आ रहे हैं, राइट। ठीक है, ये आ गया हमारे कर्व के लिए। अब इस हैंडल को मैंने ब्रेक करना है, यहाँ पर मुझे एजेस लाना है, मतलब शार्प एज हो। तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और उसके एंकर पे क्लिक करूँगा। जैसे कि मैं एंकर पे क्लिक करा तो वो एंकर हैंडल जो था हमारा वो ब्रेक हो गया। ठीक है, अब मैं कहीं ड्रॉ करके स्ट्रेच करता हूँ तो क्या हो रहा है कि जो हमारा ये जो एज था वो बहुत शार्प हो गया, राइट। इसी तरह से अगेन मैंने इसको आगे कंटिन्यू किया और इसके हैंडल को वापस मैंने ब्रेक किया, ऑप्शन अगर आप मैक यूज़र हैं, और अगर ऑल्टर प्रेस करेंगे तो विंडो यूज़र के लिए, राइट। इसी तरह से मैंने इसका कर लिया, राइट। इस हैंडल्स को हम मूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ऑल्ट प्रेस करके इस हैंडल के करीब ले आके मैं इसको क्लिक करूं तो ये हैंडल मैं ब्रेक भी कर सकता हूं और उसको सेपरेटली मूव भी कर सकता हूं। अभी आप देख रहे होंगे कि कोई इसको मूव करने को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो यूँ, क्योंकि इसके आगे कोई पाथ नहीं है, राइट। लेकिन अगर मैं इस एंकर को मूव करूँगा तो राइट, आप देख रहे हैं कि ये इसका कर्व चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको मैंने अगेन ब्रेक किया और मैंने लास्ट जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अब जाके एंड कर दिया। एंड करने के बाद फॉर एग्जांपल हमारी ये शेप बन गई, कोई भी शेप जैसे जो भी आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं, इसको हम फिल भी कर सकते हैं। हम अपना पेन टूल लेते हैं वापस और यहाँ हमारे पास फिल का ऑप्शन आ रहा है। फिल में जाके हम इसको कोई भी कलर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, राइट। ये हो गया हमारा कलर। इसमें इसके स्ट्रोक का हम कर देते हैं नन, और अगर आपने कोई कलर देना है तो हम इसके बॉर्डर को कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, हम इसको कर देते हैं नन। नन करने के बाद अगर मुझे शेप में थोड़ी सी चेंजेस करनी है तो मैं चेंजेस को भी कर सकता हूँ, राइट। और कहीं पे अगर एंकर पॉइंट ऐड करना है तो वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक हमारी एक बेसिक सी शेप बन गई। अगर आपने कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लीफ बना के दिखाता हूँ। ठीक है, हम लोग पेन टूल से लीफ बनाते हैं। ये हमने पेन टूल लिया, राइट। ये मैंने क्लिक किया यहाँ पर। एक क्लिक करने के बाद जब दूसरा क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करूँगा, स्ट्रेच करूँगा तो हमारे हैंडल्स आ जाएंगे, राइट। दूसरा मैंने अपना एंगल क्लिक किया, हैंडल्स आ गए। अब क्या होता है कि जब हम लीव बनाते हैं तो उसकी एक एज जो है ना बड़ी शार्प होती है, तो हमें इस एज को जो है वो ब्रेक कर देंगे ऑल्ट प्रेस करके या ऑप्शन प्रेस करके, और दूसरा हमारा पाथ कंटिन्यू कर देंगे, राइट। यहाँ पे करने के बाद जहाँ स्टार्ट हुआ था वहाँ पर हम एंड कर देंगे। ठीक है, ये हमने पाथ को ऐड कर दिया, राइट। इसमें हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं। आपके पास जो रिसेंट कलर्स आ रहे होंगे वो इधर आ रहे होंगे। अगर RGB कोई और दूसरे प्रीसेट्स कलर लेने हैं जैसे CMYK के और ग्रे स्केल्स के काफ़ी सारे कलर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। हम अपना कस्टम कलर ले रहे हैं कोई ग्रीन का, ये मैंने यहाँ से इसका ग्रीन कलर ले लिया। ठीक है, और इसके स्ट्रोक का अगर कलर करना है तो आप स्ट्रोक का कलर भी कर सकते हैं, उसको नन भी कर सकते हैं।
ठीक है। करने के बाद अब आप देख रहे होंगे कि ये शेप थोड़ी सी जो है ना यहाँ पर एजेस जो है वो मज़े की नहीं आई। तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे अपना, ए प्रेस किया, हमारा जो उसका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट है उसको ड्रैग करके यहाँ से हमने इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया। अब इस एंकर को, इस हैंडल को हम जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको स्मूथ करने के लिए अब अगर हमारी कोई चेंजेस हैं, हम इस शेप में ओवरऑल करना चाहते हैं, तो हम इस एंकर्स को मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी अगर आपने इस शेप में कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि काफ़ी स्मूथ हो गया है, ठीक है। हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। पेन टूल ले लेते हैं। अगर हमने कोई स्ट्रोक लेके उसकी विड्थ बढ़ानी है, फॉर एग्जांपल मैं इसमें येलो स्ट्रोक लेता हूँ और उसको कर देता हूँ 10 पिक्सल, तो आपके शेप का स्ट्रोक भी आ गया, ठीक है। उसी के साथ चलते हैं। जब आप स्ट्रोक यूज़ करेंगे तो स्ट्रोक की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी। अगर आपने डॉटेड लाइंस यूज़ करनी है, थोड़े डैश वाली लाइंस बनानी है, तो आप ये दोनों सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट इसके प्रीसेट्स हैं। अलाइन में आप देख रहे होंगे कि स्ट्रोक, अगर आपका जो शेप है उसके आपने बाहर से स्ट्रोक बनाना है, उसके इनसाइड स्ट्रोक चाहिए या उसके सेंटर में स्ट्रोक चाहिए, तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो शेप था उसके अंदर स्ट्रोक आया, राइट, शेप से बाहर स्ट्रोक नहीं निकला। और अगर हम इस अलाइन को सेंटर करते हैं तो जो बिल्कुल जो हमारा शेप था, अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर शेप के सेंटर से उसने स्ट्रोक बनाया है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 पिक्सल स्ट्रोक लिया है तो 5 पिक्सल उसने इनसाइड स्ट्रोक दिया है और 5 पिक्सल उसने आउटसाइड स्ट्रोक दिया, राइट। इसी तरह से अगर फुल जो है हमें आउटसाइड ही चाहिए स्ट्रोक, तो हम शेप से आउटसाइड स्ट्रोक निकाल लेंगे, ठीक है। कैप को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन देता हूँ ताकि आप इजीली कैप को समझ सकें कैप है क्या, ठीक है। पेन टूल लिया हमने, लाइन में गए, कैप को हमने सेलेक्ट किया राउंडेड। तो क्या करेगा, जैसे ही मैंने राउंडेड सेलेक्ट किया तो उसके जो कॉर्नर्स थे वो उसने राउंड कर दिए, राइट। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर हमारी शेप कुछ इस तरह की है, ठीक है, इस पर कैप लगाते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो एजेस जो हैं उस पर फ़र्क आया है, राइट। इसी तरह से दूसरी शेप लूँगा तो वो स्ट्रोक से थोड़ी सी बाहर निकाल दी उन्होंने, ठीक है। इसी तरह से कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स के लिए मैं ये अपना दूसरा वाला ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में गए, कॉर्नर्स को मैंने सेलेक्ट किया। अभी आप देख रहे होंगे कि जो लीफ की जो शेप है वो बहुत शार्प है। जैसे ही मैं दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर एक छोटा सा स्मूथनेस आ जाएगी इस कर्व पे, राइट। दूसरा सेलेक्ट करूँगा तो एक हार्श कॉर्नर आएगा, ठीक है। ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप इसके ऑप्शन में भी जाके चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आपने कोई डैश लाइन ली है फॉर एग्जांपल, राइट, अगर आपको इसको कस्टम बनाना है, फॉर एग्जांपल अभी जो आप देख रहे होंगे कि डैश जो लाइन है वो 4 पिक्सल की और बीच में जो गैप है वो 2 पिक्सल्स का है। अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप इसको 4 पिक्सल भी कर सकते हैं, राइट। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं, जो डैश लाइन्स हैं उसको आप 2 कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा। गैप कम करना चाहते हैं, गैप कम कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से डिफरेंस देना चाहते हैं कि भाई आपने 2 पिक्सल का दिया था, फिर उसके बाद 4 पिक्सल का आए, तो एक छोड़ के एक बड़ा एक छोटा, इस तरह से गैप आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने 1 पिक्सल का इसमें भी गैप दे दिया, हमने दे दिया इसमें 6 और उसमें दे दिया 1। तो आप देख रहे हैं कि पहले एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक बड़ा, तो फिर उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है अपने पूरे स्ट्रोक के अराउंड, राइट। इतना आपको समझ आ गया होगा, राइट। हम जाते हैं वापस अपनी प्रॉपर्टीज़ में। विड्थ टूल तो आप जानते ही हैं कि अगर आपने इस शेप की, जो भी आपने शेप बनाई है उसकी विड्थ बढ़ानी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसकी विड्थ इंक्रीज़ करेंगे तो बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ाएंगे तो हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 401 है इसको 500 करता हूँ तो आपने देखा कि इसकी सिर्फ विड्थ इंक्रीज़ हो गई लेकिन हाइट नहीं बढ़ी। लेकिन अगर आप हाइट भी बढ़ाना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा, इसको अंडू करूँगा। इसके बराबर में एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा चेन का, चेन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये प्रोपोर्शनली बड़ी होगी। अब मैं अगर इसमें 500 करता हूँ तो ये इमेज जो है वो प्रोपोर्शनली बड़ी होगी, राइट। ठीक है, हम इसको इसका स्ट्रोक हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। स्ट्रोक पे गए, इसको नन कर दिया, ठीक है। हम आते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ, राइट। इसके बराबर में आप जैसे देख रहे होंगे कि न्यू लेयर और कंबाइंड शेप और सब्ट्रैक्ट शेप। ये क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इन 2 लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हमारे पास सिर्फ एक लेयर है।
अगर मैं कोई भी शेप वापस ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, इसका मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस नज़र आ जाए। ठीक है, जैसे ही मैं कोई शेप ड्रॉ करूँगा तो वो एक सेपरेट लेयर पे आ रही है, जिसका मैं बाद में कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक, ये एक ऑप्शन हो गया, इसको मैं अगेन डिलीट करता हूँ। फिर हम अपने ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कंबाइन शेप। जैसे ही मैं कंबाइन शेप सेलेक्ट करूँगा, अब मैं कोई भी शेप ड्रॉ करूँगा अपनी पुरानी लेयर को सिलेक्ट करके, तो वो उसमें कंबाइन हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसके की का हिस्सा बनाता हूँ, यहाँ से मैंने ब्रेक किया और इसको खत्म कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि ये शेप दोनों एक में ही मर्ज हो गई। ठीक, इसी तरह से आप दूसरे ऑप्शन को भी हम जल्दी जल्दी से ट्राई करते हैं कि आप समझ जाएं। सिर्फ सब्ट्रैक्ट समझ गए होंगे कि अगर आपको कोई चीज़ माइनस करनी है इसमें से तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट शेप एरियाज जो है, जो भी हमारा इंटरसेक्ट हो रहा होगा एरिया, सिर्फ उसको विजिबल करेगा। ठीक है, इसको मैं अनडू कर देता हूँ दोबारा। और एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप्स, जो भी ओवरलैप कर रहा होगा एरिया, सिर्फ उसको एक्सक्लूड कर देगा वो। राइट, तो काफ़ी क्लियर हो रहा होगा आपको इन चीज़ों से। मैं अनडू करता हूँ इसको वापस। ठीक है, ये हमारी हो गई एक शेप। इस शेप का हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर लेयर पे हम डबल क्लिक करेंगे तो हम इसका यहाँ से भी डायरेक्ट कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी हमने कलर चूज करना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे रख दिया। राइट, हम पेन टूल लेते हैं अपना। अगेन हम जाते हैं इसमें पाथ में। ठीक है, पाथ में भी आप देख रहे होंगे एग्जैक्ट वैसा ही हो रहा है, लेकिन अब हमारे पास कोई स्ट्रोक नहीं आ रहा, कोई फिल कलर नहीं आ रहा। ठीक है, सिर्फ एक पाथ आ रहा है। हमने एक पाथ से शेप क्रिएट करी। ठीक, न्यू लेयर ली और इसमें हमने कंट्रोल एंटर प्रेस किया। ठीक है, पाथ का जैसे आप खुद ही समझ गए होंगे, जब हम शेप क्रिएट कर रहे थे तो शेप के साथ वो एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है, जिसमें जो है आप लाइंस के थ्रू, शेप के थ्रू आप चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, तो ज्योमेट्रिकल होता है। और ये जो है सिर्फ पाथ है, तो पाथ को हमने कंट्रोल एंटर करके जो है वो एक सिलेक्शन लेंगे और इसमें हम कोई कलर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल रेड। ठीक है, अब ये जो ग्रीन वाला है ये हमारा है शेप टूल से बना हुआ, और ये जो रेड वाला है हमारा बना हुआ है पार्ट टूल से। ठीक, अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये इस लेयर को कंट्रोल टी करके छोटा करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, और ठीक मैं अपनी शेप लेयर को भी सिलेक्ट करके छोटा करके एंटर करता हूँ। राइट, अब मैं क्या करता हूँ कि अपनी शेप लेयर को वापस कंट्रोल टी करके बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, और अपनी जो रेड वाली लेयर थी जो हाथ से बनाई थी उसको भी मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो अब आपको समझ में आया कि जो शेप टूल है वो ज्योमेट्रिकल लाइंस होती हैं, जो वेक्टर होती हैं, जिनको छोटा बड़ा करें तो उनकी क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राइट, लेकिन जो मैंने पार्ट टूल से बनाई थी शेप, उसको जब मैंने छोटा करके बड़ा किया तो वो पिक्सेलेट हो गई। इट्स मीन कि जो पार्ट टूल से हमने कोई भी चीज़ क्रिएट करेंगे वो रास्टर बेस होगी, और शेप टूल से जो भी क्रिएट करेंगे वो वेक्टर बेस होगी। उसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने ख्याल रखना है इस चीज़ का। और अब हम ये देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये पिक्सेलेट हो रहा है तो ये किस काम का है, तो मैं बताता हूँ कि आपको पार्ट टूल कहाँ पर यूज़ करना है। ये सिर्फ आपको कहीं पे शेप बनानी हो, कोई सिलेक्शन लेनी हो, तो उसी के ये काम आएगा। ठीक, सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी भी सेम है। हम जो इस प्रॉपर्टीज़ हमने शेप टूल में पढ़ी थी, सारी प्रॉपर्टीज़ सेम है इसकी। राइट, इसको हम शेप कर देते हैं ताकि हमें नज़र आए। हम अपनी शेप लेयर को सिलेक्ट करते हैं। अगेन अगर हमें इसे एडिट करना है तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कोई भी एंकर पॉइंट पकड़ेंगे और हम इसको एडिट कर सकते हैं। पर पार्ट टूल में मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, पर शेप टूल में मेरे पास ये क्वालिटी है, मैं इसको बार बार एडिट कर सकता हूँ अगर मुझे कोई कर्व स्मूथ करना है, कोई कर्व ऐड करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेन टूल के सब टूल्स की। पेन टूल पे क्लिक करके रखता हूँ तो इसमें आता है फ्री फॉर्म पेन टूल। ठीक है, फ्री फॉर्म पेन टूल क्या होता है कि जैसे हम पेंसिल यूज़ करते हैं इलस्ट्रेटर वगैरह में, तो ये आपने फ्रीली ड्रॉ करके अगर कोई शेप क्रिएट करनी है तो ये आपके उस काम आएगा। ठीक है, फ्रीली अगर आपने कोई शेप ड्रॉ करनी है
तो ये आपके इस काम आएगा। ठीक, अगर आपने कोई भी एक बहुत रफ सी कोई चीज़ ड्रॉ करनी है तो आपके ये काम आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ स्ट्रोक में, ताकि आपको क्लियर मैं कर गया हूँ। ठीक है, इसका ये भी हटा देते हैं डैश लाइन। ठीक है, समझ आ गया? तो मतलब आपको फ्रीली कोई भी शेप ड्रॉ करनी है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको अनडू कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, कर्वेचर पेन टूल सेलेक्ट करते हैं हम। कर्वेचर पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, जैसे हमने पेन टूल में किया था, ठीक है, एज इट इज़ उसी तरह दूसरी जगह सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास एक लाइन स्ट्रेट आ जाएगी। मैं इसको डॉटेड लाइन्स को जो है वो प्लेन लाइन कर लेता हूँ। अब क्या होगा कि जब मैं तीसरा डॉट क्रिएट करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि इसने कर्व बना दिया है। ठीक है, चौथा मैं क्लिक करूँगा तो इसने और स्मूथ कर्व बना दिया है। ये कहीं पे भी आपको हार्ड एजेस नहीं दे रहा, राइट? ये आपको स्मूथ कर्व्स बनाने का काम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज़ लीव्स बनानी है या कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो स्मूथ हो तो हम उसको बना सकते हैं ईजीली। ठीक है, सेम टूल इसमें वही है कि अगर आपको इसको बाद में एडिट भी करना है इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई एजेस हैं जो आपको लगता है कि भाई ये स्मूथ नहीं चाहिए तो आप ऑल्ट ऑप्शन प्रेस करके उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ, अगेन ये एडिटेबल होगा। ठीक है, क्लियर है? इस पर हम शेप बना के देख लेते हैं कोई। ठीक है, कोई स्मूथ कर्व बनाना हो, कोई स्मूथ शेप बनानी हो तो आप ये कर्वेचर पेन टूल यूज़ करेंगे। इसको फिल भी कर सकते हैं अगेन और इसको मिल जाता है। ठीक है, इसको डिलीट किया। ठीक है, पेन टूल सेलेक्ट किया। लास्ट में आ रहा है ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट। ये क्या काम करता है? फॉर एग्जांपल हमारी जो पुरानी शेप थी बनी हुई, इसमें हम कलर कर देते हैं वापस। हमने इसमें कलर किया और उसके स्ट्रोक को हटा दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस कर्व के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाए तो मैं क्या करूँगा, पेन टूल में जाऊँगा और इसमें ऐड एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं इसके आप क्लोजली करके दिखाता हूँ, जैसे ही मैं इसके बॉर्डर पे कर्सर लेके जाऊँगा तो आप देखिएगा कि मेरे पेन टूल के साथ प्लस का बटन बना हुआ है। मैं ऐड करूँगा तो ये एंकर पॉइंट ऐड कर देगा। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से सबट्रैक्ट भी है, डिलीट भी है। अगर मैं कोई पॉइंट डिलीट करना चाहता हूँ और ठीक उसी तरह से डिलीट एंकर पॉइंट क्या करता है कि डिलीट करता है एंकर पॉइंट्स को। अगर मैंने ये जो एडिशनल अपना एक पॉइंट ऐड किया था मैं इसको वापस डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, पर आपको ये टूल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पेन टूल में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप इसके होवर करेंगे तो आपको प्लस का निशान बना हुआ होगा, मतलब आप एंकर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हीं एंकर्स पे अगर आप दोबारा लेके जाएंगे या कोई भी दूसरा एंकर है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर लेके जाएंगे तो वो उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो वो टूल्स मैंने निकाल के आपके इस तरह से काम आएगा। आप पेन टूल के थ्रू डायरेक्टली कर सकते हैं। हम इसके लास्ट टूल पे चलते हैं, कन्वर्ट पॉइंट टूल। कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या करता है कि हमारे जो एंकर पॉइंट हैं उनको मूव करने के लिए भी काम आता है। विदाउट एनी की प्रेस किए हुए मैं सिर्फ एक हैंडल को मूव कर सकता हूँ। पहले क्या हो रहा था कि मुझे ऑल्ट प्रेस करना पड़ रहा था, ऑप्शन प्रेस करना पड़ा था अगर मुझे किसी पॉइंट को मूव करना है तो। ठीक है, तो मैं कोई शेप मेरी बहुत शार्प स्मूथ है और मैं इसको शार्प करना चाह रहा हूँ तो मैं ये कन्वर्ट टूल लेके फिर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये शार्प हो जाएगी। राइट, उसने क्या करा कि जो जो स्मूथ कर्व था हमारा उसको थोड़ा सा एजी कर दिया, शार्प कर दिया। ठीक है, हम चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। अब यहाँ देखते हैं कि हम अपने पार्ट टूल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमने पेन टूल सेलेक्ट किया और उसको कर दिया पाथ। जैसे ही पाथ सेलेक्ट किया ऑब्वियस सी बात है कि वो शेप के कलर और स्ट्रोक सारे गायब हो गए। पाथ के जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको किसी चीज़ की सिलेक्शन लेनी है तो हम पार्ट टूल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसकी शेप ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोशिश ये कीजिएगा कि आप अपने एंकर को जो हैंडल्स आ रहे थे वो ब्रेक ना करें, लेकिन जिस फ्लो में जा रहा होगा ना उसी फ्लो में हमने उस हैंडल्स को लेके जाना है
ताकि स्मूथ कर्व बन सके। देखें अगर ये इस साइड पे जा रहा है तो मैं इस साइड पे लेकर आ गया इसको। ठीक, जहाँ पर हमें ब्रेक करना होगा अगेन वहाँ पे हम ऑल्ट प्रेस कर देंगे। ये हमने यहाँ पे, अब देखें यहाँ पर एक जो है ना शार्प एज आ रही है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं ऐसे नहीं करता, यहाँ पर भी मैं हल्का सा एक स्मूथनेस देता हूँ। बिल्कुल छोटा सा हैंडल बनाएंगे तो छोटी स्मूथनेस आएगी, राइट। इसी तरह से यहाँ पर कंटिन्यू क्या करा गया, लाइन जो है वो हमारे राइट साइड की तरफ जा रही थी तो मैंने हैंडल्स को भी राइट साइड की तरफ खींचा ताकि ये कर्व है वो स्मूथ आ जाए, राइट। इसी तरह से हम इसकी सिलेक्शन ले लेते हैं रफ सी। ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रेक कर देता हूँ, ऑल्ट प्रेस किया और ये ब्रेक कर दिया। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी से बस एक रफ सी शेप ड्रॉ करके पार्ट ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। एक रफ सा मैं आपको जल्दी जल्दी से बस एक पार्ट ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो हम पहले इसकी आउटलाइन क्रिएट कर लेंगे। सॉरी, अंडू किया मैंने, ये पूरी आउटलाइन मैंने इसकी ड्रॉ कर ली। कोशिश ये कीजिएगा कि आपको अपने एंकर पॉइंट्स जो या आपके जो हैंडल्स हैं उनको ज़्यादा ब्रेक करना ना पड़े, ताकि आपके कर्व जो हैं वो स्मूथ ही रहें, ज़्यादा हार्श कर्व ना हो। और जहाँ पे भी हार्श कर्व हो वहाँ भी कोशिश कीजिएगा छोटा सा आपने जो है वो हैंडल बनाना है ताकि वो स्मूथनेस लाइट सी रहे। ठीक है, ये मैंने बना लिया शेप। अगेन शेप को सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर करने के बाद हमारी सिलेक्शन आ गई। अगेन हमने मास्किंग में पढ़ा था कि जब हमें किसी चीज़ को मास्क लेना होता है तो उसकी सिलेक्शन लेनी पड़ती है। तो सिलेक्शन लेके हम मास्क टूल पे जो है वो क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मास्किंग हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट एडिटेबल भी है इस तरह से कि अगर मुझे इसको वापस कोई एरिया ज़्यादा कट गया है तो अगेन मैं क्या करूँगा, लेसर टूल से मैंने उसकी सिलेक्शन दी और उस पर ब्लैक पेंट कर दूंगा तो रिमूव, और अगर वाइट पेंट करूँगा तो वो बैकग्राउंड वापस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या समझ आया कि पेंट पार्ट टूल क्यों यूज़ होता है। जब अगर हमने कोई सिलेक्शन लेनी हो किसी भी ऑब्जेक्ट की तो हम पार्ट टूल यूज़ करेंगे। इसमें एक बैकग्राउंड रख के दिखा देता हूँ मैं आपको कि क्रॉप हो। ठीक है, इसके बाद आप इसको थोड़ा सा कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, आप जो भी बैकग्राउंड का कलर रखना चाहें। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी आपको चीज़ें समझ आई होंगी पेन टूल और पार्ट टूल में, और आपको डिफरेंस भी पता चला होगा कि शेप और पाथ में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो अपकमिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।